फंडामेंटल एनालिसिस को अगर एक ट्रेडर समझ जाए तो वो अपनी ट्रेड को बहुत अच्छे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है वो प्ले कर सकता है। और अगर उसे समझ आ जाए कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से चेक करने हैं और इसके नंबर्स को कैसे चेक किया जाता है और किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, तो वो अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे तरीके से एक वन वे डायरेक्शन में प्ले कर सकता है। फंडामेंटल बेसिकली एक ऐसे रूल्स हैं, एक ऐसी चीजों को लेकर चलते हैं और इनका बहुत अहम जो है वो किरदार होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर और आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा एक रिएक्टेबल होते हैं, खास तौर पर करेंसीज मार्केट के अंदर, और आपकी इकोनॉमी को बेहतर और उसकी वीकनेस को शो करते हैं। फंडामेंटल को चेक करने के लिए और उसकी न्यूज को समझने के लिए हम कुछ वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से जैसे FX फॉरएवर की वेबसाइट है। आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आप आज के दिन कौन से हाई इंपैक्ट के, लो इंपैक्ट के और मिड टर्म इंपैक्ट के जो है वो फंडामेंटल आने वाले हैं। बहुत अच्छी एक वेबसाइट जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको डेट, टाइम और आपको सब्जेक्ट के साथ पता चल जाता है, नंबर्स के साथ, कि आज का जो फंडामेंटल है वो इस टाइप का आने वाला है। उसके बाद सब्जेक्ट वहां पे लिखा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उस इकोनॉमी के पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स या जो डाटा पॉइंट्स रिलीज हो रहे हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको वो फॉरेक्स लाइव पर पता चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं जाके कि हम किस तरह से जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं और क्या वो रीड किया जाता है। हम सबसे पहले, आज हमारे पास 26 फरवरी 2022 है। हम इसी वीक का जो स्टार्टिंग का डे था, मंडे वर्किंग डे, और जो उसका लास्ट डे था फ्राइडे 25 का, हम उसको लेते हैं और अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास फंडामेंटल थे वो कौन कौन से आए हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आपने आना है और आने के बाद आपने सबसे पहले अकाउंट को साइन अप करना है। और साइन अप जब आप करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपने अपना अपना जो टाइम है, अपना पाकिस्तान का जोन, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो आपके पास आ रही है डेट। डेट में आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा डे है, मंथ कौन सा है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा टाइम। ये टाइम फ्रेम आपको बता रहा होता है कि किस टाइम कौन सी न्यूज आने वाली है पाकिस्तानी टाइम पर। जब आप पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से उसकी सेटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो यहाँ पर टाइमिंग के लिहाज से एक्टिव हो जाएंगी। उसके बाद उसका जो अगला सब्जेक्ट होता है वो होता है करेंसी। कौन सी करेंसी की न्यूज आने वाली है, यहां पर उस करेंसी का नाम होता है। जैसे कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, पाउंड की करेंसी, जापान की करेंसी, यूरो की करेंसी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यूरो, पाउंड, डॉलर, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में होता है इम्पैक्ट में होता है कि कौन से इम्पैक्ट की न्यूज आने वाली है। तो तीन तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक होता है हाई इम्पैक्ट। हाई इम्पैक्ट को फॉरेक्स फैक्ट्री ने एक रेड कलर का नाम दिया हुआ है, एक रेड कलर के बॉक्स का। मिड इम्पैक्ट को उन्होंने दिया हुआ है बिल्कुल लाइट से ऑरेंज कलर का। और लो इम्पैक्ट को उन्होंने एक इंडिकेट किया हुआ है येलो कलर से। और ग्रे का मतलब ये होता है कि बैंक के अंदर हॉलीडे है या छुट्टियां चल रही हैं, ये इसका मतलब होता है। तो यहां पर हमें इम्पैक्ट्स दिखाई देते हैं कि कौन सा इम्पैक्ट है। और आगे लिखा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद ये होती है कि कौन से सब्जेक्ट की डाटा पॉइंट्स रिलीज होने वाले हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक हॉलीडे, इसका मतलब है कि बैंक हॉलीडे। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है FOMC
मेंबर की स्पीच लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीए असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ द स्पीच आने वाली है। ये सारे जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक अगला टैब होता है, उसे बोलते हैं डिटेल्स। डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये क्या काम करते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पूरा यहाँ का इसका फीचर के, यानी कि ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है क्या है। उसके बाद लिखा हो रहा है कि बैक एंड यानी हिस्ट्री में, प्रीवियस हिस्ट्री में कब कब डाटा पॉइंट्स रिलीज हुए हैं, उनका एक्चुअल क्या था और फोरकास्ट क्या हुआ और प्रीवियस उनका नंबर क्या था। उसके बाद उस न्यूज की कुछ रेलिवेंट स्टोरीज आपको यहाँ पे शेयर की जाती हैं, जो कि आपको फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वो यहां से प्रोवाइड करती है। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे डिटेल के बाद आपके पास नंबर आता है एक्चुअल। एक्चुअल का क्या मायने होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। हमारे पास तीन तरह के डाटा पॉइंट्स होते हैं यहां पर। देखें, प्रीवियस का मतलब होता है पुराना, यानी जो गुजर चुका है। फोरकास्ट का क्या मतलब, फोरकास्ट के अंदर, फोरकास्ट का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जो एनालिसिस करने वाले होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट या फॉरेक्स फैक्ट्री ने जिन लोगों को हायर किया हुआ है, उन लोगों का फोरकास्ट यहां पर नंबर आता है और वो बताते हैं कि ये एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। अब यहां पे देखें कि यहां पर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमई आने वाला था, जो प्रीवियस था वो था 55.4। जो फोरकास्ट किया गया, यानी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट या फॉरेक्स फैक्ट्री के पैनल पर जो, या जिन्होंने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने इनको नंबर दिया कि जो जापान की डाटा पॉइंट्स है फ्लैश का, वो हो सकता है 55.0 आए। और उसका जो एक्चुअल था, ये नंबर तब आता है जब सेंट्रल बैंक वो नंबर रिलीज करता है। याद रखिएगा, जितने डाटा पॉइंट्स होते हैं एक्चुअल में, वो हमेशा सेंट्रल बैंक अपने रिलीज करते हैं, देन जाके ये नंबर यहां पे हमारे पास शो होता है। उसके बाद यहां पे ग्राफ आता है। ग्राफ के अंदर एक छोटा सा ग्राफ होता है, यहां पे टाइप करें कि प्रीवियस डाटा पॉइंट्स का नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे। अगर पॉजिटिव थे तो कितनी हद तक पॉजिटिव थे, वो इनके साथ साथ यहां पर नंबर चल रहा होता है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री से हम लोग आके ये जजमेंट करते हैं मॉर्निंग में एक एज ए रूटीन वाइज, कि जैसे अगर आप वीडियो देखते हो जो FX फॉरएवर की वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है और इनके सोशल मीडिया के ऊपर, कि सबसे पहले मैं फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद मैं ये चेक करता हूं कि आज मुझे किन पेयर में पोजीशन मिल सकती है। तो उससे पहले मैं देख लेता हूं कि जिस पेयर में मैं पोजीशन लेने जा रहा हूं, उस पेयर में कोई हाई इंपैक्ट का फंडामेंटल तो नहीं आने वाला। अगर कोई हाई इंपैक्ट का फंडामेंटल आने वाला होता है तो वहां पे मैं बताता हूं कि आपने यहां तो इस न्यूज के रिलीज होने के बाद पोजीशन लेनी है। मिसाल के तौर पर जैसे मंडे को मैंने पोजीशन शेयर की यूरो यूएसडी की, और मैंने उसके अंदर बताया होगा कि 1:30 के ऊपर पोजीशन आने वाली है जर्मन फ्लैश की और जर्मन फ्लैश पीएमआई सर्विस की। ये न्यूज रिलीज होने के बाद आपने पोजीशन लेनी है, या अगर आप उससे पहले आपको पोजीशन मिलती है तो आपने अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन करना है, या आपने उस पोजीशन से एग्जिट करना है। हाई इंपैक्ट के फंडामेंटल आने वाले हों तो मार्केट के अंदर क्या काम होता है, मार्केट के अंदर ये काम होता है, या मार्केट को अपसाइड पर मोमेंटम मिलता है या मार्केट को डाउन साइड पर मोमेंटम मिलता है। ये फंडामेंटल एज ए फ्यूल का काम करते हैं, ताकि जितना फ्यूल ज्यादा होगा उसी तरीके से इकोनॉमी आपकी वन वे डायरेक्शन या आपके डाउन डायरेक्शन में भागती हुई आपको दिखाई देगी। सीपीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल। सीपीआई क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या चीजें करता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, टॉपिक है बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा।
देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जितने नोट्स हैं, 5,000 वाले, 1,000 वाले, 500 वाले, जितने भी नोट्स हैं, आया उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है या कम है? वो एक सेंट्रल बैंक कैसे जजमेंट करता है, उससे कैसे आइडिया होता है उसको कि उस मुल्क के अंदर जो है वो करेंसी यानी नोटों की तादाद ज्यादा है या कम है? तो उसको किस रूल से, किस फार्मूले से पता चलता है? वही फार्मूला जो है वो सीपीआई के साथ जो है वो कनेक्ट है, और सीपीआई आपको बहुत सारी चीजों से बता देता है कि आया उस मुल्क के अंदर जो है वो क्या स्टोरी और क्या पैरामीटर्स और क्या सिग्निफिकेंट जो है वो मूव होने वाली है। अब मैं आपको पाकिस्तान की बहुत आसान सी मिसाल दूंगा, यही मिसाल जो है पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक और पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट होती है। देखिए सीपीआई का जो स्टैंड फॉर्म है उसे बोलते हैं, आपने गौर के साथ देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ आ गया तो गेम चेंजिंग प्रोग्राम है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है किसी इकोनॉमिक की करेंसी के अंदर और क्या चल रहा है इस टाइम यूरो की करेंसी में, पाउंड की करेंसी में, जापान वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा की करेंसी में। तो सीपीआई का जो स्टैंड फॉर्म है उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई का स्टैंड फॉर्म उसे बोलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा बास्केट है, एक ऐसी बास्केट है जिससे जिससे पता चलता है कि मुल्क के अंदर जो है वो पैसों की, नोटों की सर्कुलेशन कम है या ज्यादा है। तो दो तरह का सीपीआई होता है, एक होता है हेडलाइन सीपीआई और एक होता है कोर सीपीआई। ये सीपीआई कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूं। सीपीआई से हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को समझना जरूरी है जिससे हम एक मुल्क की इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि वहां पर क्या चीजें चल रही हैं। सीपीआई जो एक बास्केट है, वो बास्केट कैसे बनती है? वो बास्केट बनती है कुछ चीजों से। मिसाल के तौर पर मैं बास्केट की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने किसी घर की कुछ चीजें खरीदने जा रहे हैं, आप जाते हैं 2020 के दिसंबर में और आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं जो कि आप पिछले 5 साल से खरीदते आ रहे हैं। उस टूथपेस्ट की प्राइस होती है 50 रुपीज, और जब आप जाते हैं दिसंबर के महीने में तो आप वहां से खरीदते हैं तो आपको मिलती है 50 रुपीज की वही टूथपेस्ट। और आप जाते हैं जनवरी के मंथ में अपने घर की क्रॉकरी या अपने घर के राशन को लेने के लिए, तो वही टूथपेस्ट आपको मिलती है 65 रुपीज की। तो आप फौरन ये कहते हो कि ये तो बहुत ज्यादा महंगी होगी, यानी कि मुल्क में महंगाई हो गई है। ये महंगाई असल में प्रेजेंट कर रही होती है आपके मुल्क के अंदर पैसे की सर्कुलेशन को। अब एक सेंट्रल बैंक को कैसे आइडिया होता है कि मुल्क के अंदर कितने नोटों की तादाद है? वो कैलकुलेट करके तो रख नहीं सकता, और अगर उसने कैलकुलेट करके रखा भी हुआ है तो उसे ये नहीं पता कि किस बैंक के पास कितना पैसा है। चले उसको ये भी पता चल गया कि किस बैंक के पास कितना पैसा है, लेकिन अब वो ये कैसे जजमेंट करेगा कि कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, जो ऑलमोस्ट बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट में करते हैं, व्हाइट को ब्लैक मनी में करते हैं, जिन्होंने रिश्वत लेकर बहुत सारे लोगों के काम कर रहे होते, तो बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है वो बैंक में नहीं रखते। अब वो जो पैसा बैंक में नहीं रखते, वो पैसा काउंट नहीं होता, तो पैसा गया कहां? ठीक है। तो पूरी सर्कुलेशन पाकिस्तान के अंदर जितना पैसा प्रिंट होकर मार्केट में जा रहा है, सेंट्रल बैंक उसको कैसे वैल्यूएट करता है?
और किस तरह से जजमेंट करता है, वो पैरामीटर हमेशा सीपीआई अदा करता है। सेंट्रल बैंक की एक टीम होती है जो हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने और हर 1 साल के बाद जो है वो डाटा पॉइंट्स नोट्स करते हैं और फिर वो जजमेंट करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन है, नोटों की सर्कुलेशन है, आया वो ज्यादा है या कम है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेंट्रल बैंक की एक टीम जाती है और मार्केट में जाकर देखती है। अब मैं आपको समझाने लगा वो कैसे देखती है। वो जाती है 1 महीने के बाद, तो सबसे पहले वो फूड यानी खाने पीने की अशिया की प्राइसेस को नोट करती है कि जनवरी 2021 की क्लोजिंग में फूड की प्राइस, मिसाल के तौर पर कि अंडे की प्राइस थी 1 रुपया, मिसाल ले लें, और डबल रोटी की प्राइस थी 10 रुपए की। ठीक है, यानी खाने पीने की जो अशिया है वो प्राइसेस नोट करते हैं। और उसके बाद एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी के अंदर जो चीजें आती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्रूड ऑयल, फ्यूल, जैसे पेट्रोल हो गया, यानी एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर कि उन्होंने नोट किया जनवरी 2021 के एंड पर कि फ्यूल की प्राइसेस हैं 100 रुपए पर लीटर फ्यूल है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने ये नोट किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी जो बिजली है उसका जो यूनिट हम दे रहे हैं वो चल रहा है 10 रुपए पर यूनिट। ठीक है, उन्होंने नोटिंग किया। उसके बाद हाउसिंग, यानी कि हाउस के रेंट्स और जो प्रॉपर्टी बिक रही हैं। ठीक है, आया कि मिसाल अगर एक घर था, उसका रेंट था 10 मरले के घर का, उसका रेंट था 50,000 रुपए, उन्होंने वो नोट कर लिया। इसी तरह क्लॉथिंग यानी कपड़े की जो, खास तौर पर कपड़ा किस भाव पे बिक रहा था, स्टिचिंग हुआ, अनस्टिचिंग हुआ, मिसाल है वो बिक रहा था 1,000 रुपए के ऊपर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है कि जो किराए होते हैं, जहाज का किराया, ट्रेन का किराया, उसके बाद रक्षा, जो भी है, अगर मिसाल ले लें कि अगर रक्षे का, जहाज का किराए की जो टिकट थी लाहौर से कराची की, मिसाल है वो थी 10,000 रुपए। ठीक है, सेंट्रल बैंक की एक टीम जाती है महीने के एंड पर वो और इन सब प्राइसेस को नोट करती है। वो फरवरी के महीने के एंड पर जाती है और इन्हीं प्राइसेस को जब दोबारा लेती है तो पता चलता है कि अंडे की प्राइस हो चुकी है 1 रुपए से उठकर 1.5 रुपया। डबल रोटी की प्राइसेस हो चुकी है 10 रुपए से 15 रुपए की। ठीक है, इसी तरह हर जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो सेंट्रल बैंक ये नोट करता है, अगर प्राइसेस कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ की प्राइसेस से ज्यादा इंक्रीज हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर नोटों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। अगर नोटों की तादाद, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा एलिमेंट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा एलिमेंट और एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आपको पता चलता है कि उस मुल्क के अंदर जो है वो कितनी ज्यादा नोटों की तादाद की सर्कुलेशन ज्यादा है या कम है। तो वो इन पैरामीटर से जजमेंट करते हैं। अगर जनवरी के अंदर जो प्राइसेस नोट की गई उससे प्राइसेस ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि नोटों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब ये चीज नोट करनी है, जब नोटों की तादाद, यानी कि इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, पैसों की तादाद को जब सेंट्रल बैंक नोट करता है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है या कम है। जब भी इन्फ्लेशन की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जजमेंट करेंगे, सीपीआई को। सीपीआई जजमेंट करता है इन्फ्लेशन को कि मुल्क के अंदर नोटों की तादाद ज्यादा है या कम है। अगर मुल्क में नोटों की तादाद ज्यादा है तो याद रखिएगा कि उस मुल्क की इकोनॉमी की वैल्यू
हमेशा कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये जजमेंट किया जाता है कि नोटों की तादाद को। तो अगर नोटों की तादाद ज्यादा है तो मुल्क की इकोनॉमी वीक होती है। जब वीक होती है तो वो हमेशा नेगेटिव में जाती है, यानी डाउन होती है। जिस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, यानी अब मिसाल, अब हम थोड़ा सा इसको 180 डिग्री पर लेके चलते हैं। अब आप ये समझ लो कि जनवरी के महीने के एंड पर सेंट्रल बैंक की टीम ने जो प्राइजेस नोट की थी वो थी कुछ इस तरह से, 1000 मिसाल ले लो। और जब वो फरवरी के एंड पर नोट करने के लिए गए तो प्राइजेस उन्हें देखने को मिली थी 9000। तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर नोटों की तादाद की सर्कुलेशन कम है। जब नोटों की तादाद की सर्कुलेशन कम है, जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन अगर कम होगी तो उस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। चेक करना चाहते हो कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी कितनी बेहतर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 एलिमेंट को पकड़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक एलिमेंट है फ्यूल का, एक एलिमेंट है खाने पीने का, और दूसरा एलिमेंट है वो है मेडिकल का। सीपीआई 2 किस्म का सीपीआई होता है, एक होता है हेडलाइन सीपीआई, एक होता है कोर सीपीआई। हेडलाइन सीपीआई और कोर सीपीआई में क्या डिफरेंस है? जब कोर सीपीआई आएगा, सेंट्रल बैंक जब कोर सीपीआई की बात करेगा तो वो क्या काम करेगा कि वो फूड और एनर्जी को क्रॉस करेगा, और सिर्फ हाउस, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंजॉयमेंट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, और अदर चीजों की कैलकुलेशन का नंबर नोट करेगा एक यहां पर। और जब वो बात करेगा हेडलाइन सीपीआई की तो फिर वो क्या काम करेगा, वो लेगा साथ के साथ फूड को और एनर्जी को और इन टोटल प्राइसेस को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इन दो प्राइसेस को कैलकुलेट करके पता चलता है कि उस मुल्क के अंदर जो है आया कि इन्फ्लेशन ज्यादा है या कम है। हेडलाइन सीपीआई सबसे अहम तरीन सीपीआई होता है जिससे आपको फौरी पता चल जाता है कि मुल्क के हालात की क्या चीजें चल रही हैं और मुल्क में कितनी इन्फ्लेशन कम और ज्यादा है। अगर एनर्जी यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस अगर ज्यादा है, ठीक है, फूड खाने पीने की अशिया की प्राइसेस अगर ज्यादा है, तो यहीं से आइडिया हो जाता है कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन यानी नोटों की तादाद की सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर खाने पीने की अशिया और एनर्जी, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा एक्स वाई जी की प्राइसेस अगर कम है, तो इससे आइडिया हो जाता है कि मुल्क के जो नोटों की तादाद है वो कम है और इकोनॉमी बेहतर होने के चांसेस है। अब हम यहां पर आते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और आपको कुछ यहां पर मैं चीजें दिखाता हूं। अब यहां पर आप फिल्टर करें तो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जिस तरह से हमारे पास यहां पे आप देखें तो यहां पर ऑलमोस्ट यहां पे लिखा हुआ है ग्रोथ, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक, बाउंड्स, म्यूजिक, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीचेस, बिजनेस, कंज्यूमर सर्वे और हाउसिंग। ठीक है, ये टाइप्स हैं, इवेंट्स के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है वो इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। करेंसीज के अंदर कौन कौन सी करेंसीज के जो है वो यहाँ पर इवेंट्स आते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रीवियस मंथ में हमें जो है वो खास तौर पर जनवरी में जो इन्फ्लेशन है वो हमें कोई डाटा पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको उसके ऊपर लेके चलता हूं। अब नीचे थोड़ा आए तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर कोई मुझे नजर आता है सीपीआई, वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको किस तरह से जो है वो जजमेंट किया जाता है। अब ये देखें, अब यहां पे ये चीज नोट करें, 6:30 के ऊपर 12 जनवरी को सीपीआई आने वाला था जिसके ऊपर लिखा हुआ है मंथ टू मंथ। अगर यहाँ पे लिखा होता ना क्यू हैश एंड क्यू, तो इसका मतलब था क्वार्टर टू क्वार्टर। और अगर लिखा होता है वाई
Y#Y, तो इसका मतलब था ईयर टू ईयर। और यहां पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर सीपीआई, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे कैसे आइडिया होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर, यानी कि डॉलर अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है, यानी अमेरिका के अंदर आया डॉलर की जो सर्कुलेशन वो ज्यादा है या कम है, तो सेंट्रल बैंक इससे जजमेंट करता है। अब आप यहां पे नोट करो कि ये ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रीवियस, यहां पे लिखा हुआ है फोरकास्ट, यानी जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने अपना आइडियाज शेयर किए हैं। एक्चुअल जो आएगा वो हमेशा सेंट्रल बैंक ही रिलीज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सीपीआई आने वाला है जो मंथ टू मंथ, और ये हर महीने सीपीआई आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस, यानी जो पिछले मंथ में था, उन्होंने बोला कि 0.8% सीपीआई आने वाला है मंथ टू मंथ का। 0.5% प्रीवियस मंथ का वो था कोर सीपीआई, यानी कि एनर्जी और खाने पीने की अशिया को डालकर जो सीपीआई कैलकुलेट किया गया था। अब यहां पे देखें, अगर 0.8% और जो फोरकास्ट हुआ है 0.4%, इसके अंदर अगर माइनस करें तो ऑलमोस्ट, अगर मैं 0.8 में से 0.4 को माइनस करूं तो मेरे पास आता है 0.4%। तो इसका मतलब है अगर सीपीआई कम आता है, ये नोट करना है, अगर सीपीआई कम आता है तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन यानी नोटों की तादाद कम है और मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी, यानी डॉलर अप साइड पर बूस्ट होगा। तो अब यहां पे देखो, तो जो फोरकास्ट किया गया था वो था 0.4, जो एक्चुअल में सेंट्रल बैंक ने रिलीज किया वो आया 0.5%। इसका मतलब था दिसंबर में जो महंगाई थी उससे कम महंगाई जनवरी में देखी गई है, यानी कि खाने पीने की अशिया के प्राइसेस एक तो नॉर्मल हुई हैं, दूसरा वहां पर इन्फ्लेशन कम है, तीसरा उस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होने के चांसेस ज्यादा है। अब एक जो चीज यहां पे देखो कि यहां पर कोर सीपीआई, अब यहां पर देखो क्या आया है, 0.5 प्रीवियस था, फोरकास्ट किया गया 0.5%, लेकिन जो एक्चुअल में आया वो आया है 0.6%। अब कोर सीपीआई का मतलब यह था कि खाने पीने की अशिया और प्लस जो एनर्जी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो प्राइसेस थी उसमें बिल्कुल लिटल बिटल जो है वो इंप्रूवमेंट हुई है, अदरवाइज कोई खास ज्यादा जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं, यानी कि प्राइजेस को इंक्रीज नहीं किया गया। मिसाल है कि अगर अमेरिका में जो पेट्रोल था वो मिल रहा था $1 के पर लीटर के ऊपर, तो वो $1 के ऊपर ही मिल रहा है। अगर यहां पर लिखा आ जाता, अब ये सोचो जरा, अगर यहां पर लिखा आ जाता 1% इस तरह से, तो डॉलर ने बहुत ज्यादा वीक हो जाना था। इसका मतलब यह था कि कोर सीपीआई के अंदर जो खाने पीने की अशिया की प्राइसेस हैं, सेंट्रल बैंक ने जो कैलकुलेट की हैं, कंपैरिजन टू द दिसंबर के मंथ के साथ उनके प्राइसेस हाई है। इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर डॉलर की सर्कुलेशन, पैसों की जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा है, मनी की सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी इनकी वीक होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये नंबर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, अगर ये नंबर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा उस मुल्क की इकोनॉमी के लिए वो नेगेटिव का काम करेगा, ठीक है। डॉलर यानी कि यूरो यूएसडी के अंदर आपने पोजीशन लेने जा रहे हैं और आपको पता है कि डॉलर का जो सीपीआई है वो नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप दिल खोल कर इसको यूरो यूएसडी को जो है वो शॉर्ट कर दो, यानी सेल कर दो। और अगर आपको पता है कि उसके यूएसडी कैड के अंदर जो है वो डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट इसकी जो सीपीआई डाटा पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव आने वाले हैं, तो दिल खोल कर इसे जो है वो बाय कर लो, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो जजमेंट करते हैं एक मुल्क की इन्फ्लेशन को
और इन्फ्लेशन प्रेजेंट करता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हमें आइडिया होता है कि मुल्क के अंदर नोटों की तादाद की सर्कुलेशन कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो मुल्क के अंदर जो है वो इकोनॉमी बेहतर होती है, अगर मुल्क के अंदर जो नोटों की तादाद ज्यादा है तो मुल्क की इकोनॉमी उससे वीक होती है। ठीक है,